Is your recordings message mail pages? है Recording पेज message. पेज Okay. Okay. Okay सर, ठीक है। चलो सर, तो फिर इक्विटी डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस का आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो इक्विटी डेरिवेटिव एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो टॉपिक अभी चल रहा है दैट इज फ्यूचर ट्रेड। ठीक है। करेंटली हम लोग किस पॉइंट पे हैं? फ्यूचर ट्रेडिंग। बहुत वाइटल है सर। बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है सर, मतलब इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स जो है उसका बेस ही है फ्यूचर। अगर आपका फ्यूचर क्लियर है तभी जाके आप मार्केट में ऑप्शंस में भी अच्छे से काम कर पाओगे। दोनों चलता है। फ्यूचर का भी बहुत डीलिंग्स होता है, यू कांट इमेजिन। बहुत ज्यादा मार्केट स्ट्रक्चर है सर। तो कहने का मतलब ये है कि सर हम लोग ऑलरेडी अगर एनआईएसएम वाइज सोचे या फिर एनआईसी का फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाइज सिलेबस वाइज देखें तो हम लोग करेंटली कहाँ हैं एक बार आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एज पर सिलेबस भी हम लोग चल रहे हैं और नॉलेज वाइज भी हम लोग पैरेलली चल रहे हैं। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार। और ये हम लोगों का नोट्स है फ्यूचर फ्यूचर ट्रेडिंग का। और ये हम लोगों का इक्विटी डेरिवेटिव्स का नोट्स है। तो एज पर दी एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव, ठीक है, तो जो लाइसेंसिंग एग्जाम भी होता है आप लोगों को पता है। सो एज पर दैट हम लोग अभी बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स कवर किए। और बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स के बाद हम लोग चैप्टर 3 इंडेक्स में बाद में आएंगे सर। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स में बाद में आते हैं। चैप्टर 3 में बात कर रहे हैं दैट इज फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। और यहाँ पर था थोड़ा सा जस्ट टच एंड गो करके चला गया। ठीक है। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा डिटेल्स में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जैसे आज हम लोग आपको बताएंगे सर पे ऑफ चार्ट्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब लेवरेज एंड पे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। इतना देर से हम आपको फ्यूचर ट्रेड क्या होता है उसका प्रैक्टिकलिटी पे बात कर रहे थे, है ना। जैसे लास्ट क्लास याद होगा आप लोगों को कि फ्यूचर ट्रेडिंग एग्जैक्टली होता क्या है, मार्जिन कैसे रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस का क्या सिनेरियो है, कैसे सेलर और बायर एक दूसरे के साथ मीटअप करते हैं। होने आचे तो हेलो याद है ना सर आप लोगों को? हेलो संपत विशो, बोलो सर, कनेक्टेड हो ना? हाँ हाँ हाँ। ओके सर। तो जैसे हम लोग ऑलरेडी फॉरवर्ड एंड फ्यूचर का बेसिक कॉन्सेप्ट एज वेल एज फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे होता है उसका भी डिस्कशंस कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे हम लोग फ्यूचर प्राइसिंग पे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, अच्छा कमोडिटी इक्विटी ये सब भी मैं बोल दिया है ना। अच्छा अब धीरे धीरे फ्यूचर का यूजेस ये सब बेसिकली जो फ्यूचर रिलेटेड मैटर है जिसको मैं थोड़ा यहाँ पर डिटेल्स में आप लोगों के साथ सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर में ये पर्टिकुलर नोट्स है। इसमें आपको ऑलरेडी मैंने बैकग्राउंड क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फ्यूचर ट्रेड क्या है। जैसे आज मैं आपको पे ऑफ स्ट्रक्चर बताऊंगा, लेवरेज एंड पे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। फिर मैं आपको मार्जिन का बात करूंगा। ठीक है। मार्जिन रिलेटेड स्पेशल बातें मतलब ट्रेड लेने के टाइम पे जो मार्जिन होता है सर उसका डे टू डे कैलकुलेशंस कैसे होता है, मार्जिन हम एम टू एम का कॉन्सेप्ट मार्क टू मार्केट। ठीक है। तो ये मार्क टू मार्केट कैसे होता है फिर वो बताना है सर। फिर मार्जिन कैलकुलेटर कैसे मतलब ब्रोकिंग फर्म कैसे मार्जिन कैलकुलेटर को यूज करने के लिए आपको मौका देता है। ठीक है। फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फिर शॉर्टिंग में बात करूंगा जैसे हिंडनबर्ग जैसे कंपनी आप लोगों को बता रहा था ना, अदानी के पीछे जिसने पड़ा है सर। तो हिंडनबर्ग जैसे बड़े बड़े रिसर्च फर्म भी सिर्फ शॉर्टिंग के ऊपर अपना पूरा ट्रेडिंग स्ट्रक्चर को बना के रखता है, ओनली यूजिंग शॉर्टिंग टेक्निक। ठीक है। तो यू कांट इमेजिन सर कि सिर्फ शॉर्टिंग करके क्या हो सकता है। ऑलरेडी आप इमेजिन कर पा रहे हो अदानी के साथ जो हुआ है रिसेंटली। अच्छा फिर निफ्टी फ्यूचर में बात करेंगे बिकॉज बहुत जरूरी है। निफ्टी में बैंक निफ्टी भी बात करेंगे, नॉर्मल निफ्टी में भी बात करेंगे। ठीक है। फिर आ जाएगा सर फ्यूचर प्राइसिंग। ठीक है। फिर आ जाएगा फ्यूचर प्राइसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज पर सिलेबस ऑल्सो। तो फ्यूचर प्राइसिंग में बात करना है। उसके बाद हेजिंग सीखेंगे सर। ठीक है। हेजिंग मतलब हाउ टू कंट्रोल रिस्क, हाउ टू कंट्रोल रिस्क। उसमें हेजिंग बता देंगे टाइम पे आपको बीटा के बारे में आपको आइडिया दे देंगे। ठीक है। यही बीटा हम लोग यहाँ पर फ्यूचर में सीखेंगे, फिर इसका सेम बीटा का यूज मैं आपको ऑप्शंस में भी करवाऊंगा। ठीक है। यही बीटा फिर आ जाएगा सर ओपन इंटरेस्ट। माइंड सर ये ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर में भी काम आएगा, ऑप्शंस में भी काम आएगा। मतलब इतना समझ लो कि धीरे धीरे हम लोग जरूरी हर एक चीजें पढ़ने के लिए रेडी हो रहे हैं। ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके डेली मार्केट चलता है, तो हमें उसके बारे में भी समझना चाहिए।
तो ठीक है, धीरे धीरे तो जहाँ जाना है वहां तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन सर व्हाट अबाउट टुडेज क्लास? यस सर, व्हाट अबाउट टुडेज क्लास? सर आज का क्लास है लेवरेज के ऊपर, ठीक है। सर लेवरेज मतलब जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पढ़ाई करते हो, स्पेशली फॉर चार्टर्ड सीएमए सीएस, या फिर बीकॉम लेवल में भी या एमकॉम लेवल में भी अगर किसी ने किया है तो जरूर पता होगा लेवरेज क्या होता है। नॉर्मल लेवल में लेवरेज का मतलब होता है रिस्क। ओके, नॉर्मली लेवरेज का क्या मतलब होता है रे? लेवरेज का मतलब होता है रिस्क। जो लोग अभी आजकल फाइनेंस का क्लास कर रहे हैं उनको लेवरेज क्या है वो डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग फाइनेंस रिलेटेड मैटर में बात नहीं करेंगे। हम लोग डेरिवेटिव में लेवरेज के ऊपर बात करेंगे, डेरिवेटिव्स के ऊपर लेवरेज के अंदर बात करेंगे, ठीक है। लेवरेज एंड पे ऑफ। नाउ हाउ टू डू विद द लेवरेज एंड पे ऑफ वो आगे आगे बताते हैं सर। बट उससे पहले आज का मार्केट का क्या खबर है सर? मुझे जितना दिखाई दे रहा है मार्केट 17,590 करेंटली दिख रहा है। हेलो, लोगों को दिखाई दे रहा है ना सर? मतलब निफ्टी, निफ्टी 17,590 में चल रहा है सर। मोटा मोटी ऐसा देखा जा रहा है कि अगर अगर निफ्टी मोटा मोटी 17,590 ना, तो मोटा मोटी निफ्टी 17,450 के आसपास भी आ सकता है अगर नीचे की तरफ, और अगर ऊपर जाए तो 17,700, अगर ब्रेकआउट देते तो 17,700 के पास भी जा सकता है। मोटा मोटी उस रेंज के अंदर घूमने का चांसेस इज देयर। बाकी आप लोग और देखते रहो, आप लोग और पता चलेगा। अच्छा, निफ्टी के अलावा और भी कंपनीज के बारे में हम लोग बात करेंगे सर। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ बात कर रहे थे टीसीएस का, है ना? टीसीएस एज वेल एज टीसीएस फ्यूचर, याद है ना सर? टीसीएस एज वेल एज टीसीएस फ्यूचर। तो क्या आज भी कुछ फ्यूचर के ऊपर बात हो सकता है? हाँ बिल्कुल बात हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कुछ कंपनीज हैं जिसके बारे में, जैसे एक कंपनी का नाम मैं लेता हूँ, बजाज फाइनेंस, ठीक है। इसका मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखो सर, इसमें एक दोजी फॉर्म हो रहा है, स्पिनिंग टॉप फॉर्म हो रहा है। तो इसका पॉजिटिविटी आने का चांसेस है बिकॉज ये डाउन ट्रेंड में है। और उसके बाद बजाज फाइनेंस में मुझे दिख रहा है कि ये मोटा मोटी इसका टारगेट है सर 6,385, मोटा मोटी 6,300 350 तक ये जाने का चांसेस है, 6,249 से। ये करंट चार्ट पैटर्न से इसका आइडिया लग रहा है, ठीक है सर। ऐसा आइडिया आपको धीरे धीरे और भी देते रहेंगे डेली, ठीक है। और भी ऐसे क्लास चलते चलते मैं आपको और बताऊंगा। और एक कंपनी है सर जैसे बीपीसीएल, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम, इसमें भी एक पॉजिटिविटी नजर आ रहा है। देखो सारा का सारा डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में होने के कारण इसमें वापस एक रेंज आने का चांसेस है, वापस इसमें एक पॉजिटिविटी या बुलिशनेस आने का चांसेस इज देयर। जैसे निफ्टी में भी फिर से बुलिशनेस आने का है। जैसे टीसीएस या इन्फोसिस को देखते हैं, इन्फोसिस रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक कुछ डीलिंग्स में गया है। ये देखो इन्फोसिस भी रिसेंटली गिरा है, लेकिन इन्फोसिस में वापस जान आने का चांसेस बहुत हाई हो रहा है बिकॉज यूएस में दिसंबर में मार्केट खराब जाता है, पर जैसे जैसे जनवरी फरवरी मार्च की तरफ बढ़ता है ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकल जो फार्म है वो पॉजिटिव या प्रॉफिटेबल सिचुएशंस हो रहा है। तो अगर यूएस का टेक्नोलॉजिकल फार्म में पॉजिटिविटी है तो इंडियन फार्म, और इन्फोसिस तो इंटरनेशनल है सर, इन्फोसिस टीसीएस जैसे कंपनी, इन पे भी पॉजिटिविटी नजर आएगा सर। तो ये सब धीरे धीरे आप देखते रहो कि वापस ये सब बाउंस बैक करेगा, ठीक है, वापस ये सब बाउंस बैक करेगा। तो ये सब आप नजर रखो सर, हाँ आप मुझे भी बताते रहिएगा कि सर हो क्या रहा है। लेकिन फिलहाल हम लोग हार्डकोर एरिया में आ गए, लेवरेज एंड पे ऑफ। तो जैसे हम लोग देखो, जब कोई पर्टिकुलर केस को समझना होता है तो एक एग्जाम्पल तो लेना पड़ता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं टीसीएस का, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का। अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में लेवरेज एंड पे ऑफ स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, अब इसे समझने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। तब हाउ टू अंडरस्टैंड लेवरेज एंड पे। तो विद द हेल्प ऑफ द टीसीएस, जैसे कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में देखे हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे काम करता है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया सर, है ना? मतलब हाउ फ्यूचर ट्रेडिंग वर्क्स, यू अंडरस्टैंड दिस इज क्लियर, एकदम क्लियरली देखा। नाउ द फ्यूचर ट्रेड एग्जांपल रिक्वायर्ड अस टू गो लॉन्ग
ऑन टीसीएस। अब हम लोग क्या सोचे थे, दिसंबर के महीने में हम लोग ट्रेड ले रहे थे सर। दिसंबर, ये पुराना ओल्ड डेटा था, दिसंबर 14। अगर दिसंबर महीने में हम लोग ट्रेड ले रहे थे और ये एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे कि टीसीएस फ्यूचर में डाउनफॉल आया था, और एज ए ट्रेडर हम लोग सोच रहे थे कि डाउनफॉल जो आ गया वो आ गया, अब आगे टीसीएस का बुलिशनेस आएगा सर, ठीक है। तो पहले तो दिसंबर महीने के कारण उसका, दिसंबर में यूएस में मार्केट का एक एक चलता है सर, आप लोगों को पता है कि मार्केट थोड़ा सा आईटी सेक्टर्स में अलग नजर आता है। ये मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा भी चेक करवाया है ना, कि नॉट जस्ट इन 2022 एज वेल एज 2014 एज वेल एज 2017 18, अगर आप देखोगे तो आपको सिमिलर पिक्चर नजर आया है, ठीक है। तो नाउ तो कहने का मतलब क्या है, द फ्यूचर ट्रेड एग्जाम्पल रिक्वायर्ड अस टू गो लॉन्ग ऑन टीसीएस। अब हम लोगों ने टीसीएस के ऊपर लॉन्ग जाने का सोचा। हेलो, लॉन्ग मतलब सर, हेलो, लॉन्ग मतलब क्या, बाई करो अभी। लॉन्ग मतलब अभी बाई करो, बाद में सेल करो। दोनों लेग होता है ना, हम दोनों कर सकते हैं। पहले सेल करके बाद में बाई भी कर सकते हैं, पहले बाई करके नॉर्मल जो सोच होता है, जो नॉर्मल सोच होता है उसमें क्या होता है, पहले बाई करो फिर सेल करो। और जब शॉर्टिंग करते हैं, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग में बाई पहले होता है, सेल बाद में होता है, और शॉर्ट में सेल पहले होता है, बाई बाद में होता है। सर ये सब आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे, ऑलरेडी समझ गए हो, कल मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब अब क्योंकि हम लोगों ने एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया कि एक्सपेक्टेशन वाज दैट टीसीएस स्टॉक प्राइस वुड इंक्रीज इन ड्यू कोर्स। टीसीएस का दाम गिर गया था, हमें लग रहा था, जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ स्टॉक में बताया, स्पॉट मार्केट से, कि जैसे बीपीसीएल का, जैसे बजाज फाइनेंस का, मैं दिखा ना आपको कि इसका स्टॉक प्राइस बढ़ने का हाई चांसेस है, ठीक है। और भी बता रहा हूँ, सीमेंस का स्टॉक का देखो, सीमेंस का भी आप देख सकते हो, ये भी बहुत ही फेमस कंपनी है। सीमेंस का स्पेलिंग गलत हो गया, SIE। ये देखो, इसमें भी एक पॉजिटिविटी नजर आ रहा है, ऑलरेडी ये हाई ट्रेंड में ही है, ज्यादा नेगेटिव ट्रेंड में तो एकदम नहीं है, पर फिर भी इसका चांसेस इज दैट कि ये कितना चल रहा है सीमेंस का, 3260 ना, मोटा मोटी 300, 350 तक जा सकता है, 3350 तक जाने का चांसेस है, चांसेस इज वेरी हाई सर। बाकी टेक्निकल क्लास में और बातें करेंगे सर आपके साथ। तो अब ये जो मैं आपको दो तीन चार प्रेडिक्शन दिया, ठीक है, अब ये जो तीन चार प्रेडिक्शन आप नोट डाउन किए हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप चेक करते रहना, ठीक है, कि जो भी प्रेडिक्शन आज हम लोगों ने लिया, जैसे बजाज फाइनेंस का, बीपीसीएल का, सीमेंस का, और एक ले लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ठीक है। इसका भी एक टारगेट आप ले सकते हो, देखो इसमें भी पॉजिटिव, अगर आप डे चार्ट है, आप इसको अगर आवरली चार्ट में भी कन्वर्ट करो, ये देखो सर, दिख रहा है सर आप लोगों को, हेलो, देखो इसका भी मोटा मोटी अपकमिंग टारगेट है, मोटा मोटी आप 1 मंथ टारगेट भी ले सकते हो, 265 का टारगेट है इसका, करंटली 257 चल रहा है, स्विंग ट्रेडिंग में बड़ा अच्छा चल सकता है सर, ओके। तो ऐसा, ये जो मैं आपको थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड में कुछ बातें किया, ठीक है, अभी आप लोग चेक करते रहना कि हो क्या रहा है, ठीक है। हो सकता है कि अगर 70% भी सही निकला तो मतलब आप समझो कि चलो बात बन गया, ओके। हाँ, क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन यही है कि जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर स्टॉक के प्रति एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अब मैंने तो आपको स्पॉट मार्केट से बताया, अब स्पॉट मार्केट से ही एक्चुअली आपको ढूंढना है, अब स्पॉट से आपको फ्यूचर की तरफ बढ़ना है, और इसका एक सिंपल रीजन है, क्योंकि फ्यूचर मार्केट स्पॉट को मिमिक करता है, फ्यूचर मार्केट स्पॉट को मिमिक करता है। अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट टीसीएस फ्यूचर, the expectation was that TCS stock price would increase in due course, ऐसा हम लोगों ने मान लिया था, प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह में भी हम लोगों ने देखा था। तो फर्दर we decided to square off the contract the very next day for a profit, और जैसे ही नेक्स्ट दिन हुआ और हमें 10,000 के आसपास का प्रॉफिट नजर आया था, 10,000 अप्रॉक्स, और हमने सोचा कि अगर प्रॉफिट हो गया है तो स्क्वायर ऑफ करके निकल जाओ, एक्सपायरी तक वेट करने का जरूरत
नहीं है? हेलो, याद आ रहा है? सुमित, विश्व, संपत, आई एम आस्किंग टू एवरीबॉडी, आप लोगों को याद आ रहा है सर? हम लोगों ने ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट देखा था कि जैसे ही नेक्स्ट दिन हुआ मार्केट में टीसीएस पॉजिटिव हो गया था, और मेरे को एक दिन बाद ही, मतलब ओवरनाइट में ही मेरे को 10,000 का प्रॉफिट आया था। और प्रॉफिट आने के बाद हम लोगों ने स्क्वायर ऑफ करने के बारे में सोचा। क्या रे, हम लोग कनेक्टेड हो या नहीं? ओके, पॉइंट याद आ रहा है ना सर? बस वही है, पॉइंट याद आना चाहिए जो हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अब अगर एग्जाम्पल को अगर याद रख पाओगे दिमाग में तो क्या है ना, समझने का मेरे को भी समझाने में सब सुविधा होता है, और कुछ नहीं। तो हम लोग प्रॉफिट देख लिए तो स्क्वायर ऑफ करने के पीछे भाग गए। हाउएवर, इफ यू रिकॉल, राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द एग्जाम्पल वी पोज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोगों ने सोचा था। लेट मी रिफ्रेश एंड रिपोज दिस सेम। अब चलो इसको फिर से बताते हैं। ठीक है, क्या हुआ था? लॉजिक ये था कि हम लोग टीसीएस के ऊपर बड़ा ही पॉजिटिव हुआ। ठीक है, हम लोग बुलिश है टीसीएस पे। तो जैसे हम लोग टीसीएस पे बुलिश हैं, द थॉट वाज दैट टीसीएस स्टॉक प्राइस हैड ओवर रिएक्टेड टू द मैनेजमेंट स्टेटमेंट। थॉट प्रोसेस क्या था कि जैसे टीसीएस मैनेजमेंट ने ये बोला था कि मार्केट में उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा नहीं जाएगा। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनका अच्छा नहीं जाएगा, ऐसा मैनेजमेंट ने बोला था। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ा सा नेगेटिविटी नजर आ सकता है, प्रॉफिट में थोड़ा सा, क्वार्टर क्वार्टर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में थोड़ा नेगेटिविटी नजर आने का चांसेस है, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा था। अब क्योंकि मैनेजमेंट ने, देखो मैनेजमेंट झूठ झाट नहीं बोल सकता है। मैनेजमेंट को ना एक अप्रोक्सीमेट आइडिया क्लियर करके वो अपना रिपोर्ट में बताते हैं। अब मैनेजमेंट ने जो बताया उसका इफेक्ट मार्केट अपना इमोशनल लेवल में सोचता है। अब मार्केट अपने हिसाब से उसको डिस्काउंट कर दिया, अब जरूरत से ज्यादा ओवर रिएक्टेड हो गया। ऐसा होता है, जितना बात बनता नहीं है उससे ज्यादा मार्केट कभी कभार ओवर रिएक्ट कर देता है। I expected the stock price to increase in due course of time. A directional view was established, and hence a future trade was initiated. Now the question was, anyway, the expectation is that stock price will go higher. Why should one bother about buying future and why not the stock in spot market? ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया कि अगर आपको सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू में स्पॉट मार्केट में जाना है तो आपको क्या दिक्कत है, और अगर आप फ्यूचर मार्केट में जाते हो तो आपको क्या बेनिफिट है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल का एक बहुत बड़ा खेल है ना? लेकिन फिर भी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और भी पॉइंट्स आपको बताता हूँ। इनफैक्ट बाइंग फ्यूचर रिक्वायर्स वन टू एंटर ए डिजिटल एग्रीमेंट। अगर आप फ्यूचर बाई करना चाहोगे तो आपको डिजिटल काउंटर पार्टी के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा। सिंपल बात है, जब भी आप बाई के लिए जाओगे ना, आपका जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, कोई भी स्टॉक में आप फ्यूचर ट्रेड करने जाओ, आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ सर। जैसे कल हम लोग चलो बायकॉन, अच्छा बायकॉन या कुछ भी ले लेते हैं, टीसीएस ही ले लेते हैं, टीसीएस फ्यूचर, क्योंकि टीसीएस में बात हो रहा है। तो अगर आपको टीसीएस का अप्रैल फ्यूचर में अगर आपको बाई करना है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर बाई करेंगे ना, जो भी वैल्यूएशन आपको दिख रहा है, जैसे बाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। ठीक है, अब ऑपोजिट साइड में कोई ना कोई जरूर हो जाता है सर, क्योंकि उसका काम स्टॉक मार्केट का है, एक्सचेंज का है, ब्रोकर का है, उसको ज्यादा आपको समझने का जरूरत नहीं है ना। अब इसमें होता क्या है, अब आगे देखें सर। बाइंग फ्यूचर रिक्वायर्स वन टू एंटर ए डिजिटल एग्रीमेंट विद द काउंटर पार्टी। काउंटर पार्टी मतलब ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू वाले। अगर आप बायर हो तो ऑपोजिट में सेलर होना भी जरूरी है। अब बायर से सेलर से कौन मीट कराता है? ब्रोकर। ब्रोकर को ये काम कौन हेल्प कराता है? एक्सचेंज। ठीक है, तो बिसाइड द फ्यूचर एग्रीमेंट इज टाइम बाउंड। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर एग्रीमेंट टाइम बाउंड है, लेकिन स्पॉट मार्केट टाइम टाइम बाउंड है क्या? हेलो, प्लीज जवाब दीजिएगा सर। फ्यूचर एग्रीमेंट एक एक्सपायरी डेट तक चलता है, लेकिन स्पॉट मार्केट टाइम बाउंड तो नहीं है ना? जैसे मानो अगर आप टीसीएस फ्यूचर को बाय करते हो तो इसका एक टाइम बाउंड है, ये अप्रैल फ्यूचर है, तो अप्रैल का जो लास्ट एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट पे ये, आप चाहो ना चाहो ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट कंप्लीट होगा, और जो जो कुछ भी सिचुएशंस रहेगा मार्केट आपको स्क्वायर ऑफ करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप फ्यूचर मार्केट में ना लेके टीसीएस को या कोई भी स्टॉक को, जिसपे भी आपको ठीक लगता है, आप स्पॉट मार्केट से लेते हो, तो इसमें कोई फ्यूचर एक्सपायरी है क्या? कोई एक्सपायरी नहीं है। इस पे आप अनलिमिटेड टाइम तक होल्ड कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम तक। मतलब क्या हो रहा है सर? अब इसी में तो रिस्क फैक्टर आ रहा है ना, ध्यान से देखें।
besides the future agreement is time bound, the meaning the directional view has to pan out within the specific time period. मतलब आपने TCS के बारे में या बजाज फाइनेंस के बारे में या फिर BPCL के बारे में व्हाटएवर जो भी मैं आज स्टॉक आपको दिखाया, ठीक है, सीमेंस के बारे में, जो भी स्टॉक के बारे में मैंने थोड़ा बात किया अभी, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में, अगर आप एक डायरेक्शनल व्यू लेते हो, जैसे मैंने आपको बोला कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी 257 जा रहा है, मोटा मोटी वीकली बाई वीकली में 265 इसका टारगेट है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पे बताया। सीमेंस पे भी मैंने बताया कि करेंटली 3265 के आसपास चल रहा है, टारगेट में भी 3350 के आसपास इसका टारगेट है सर, ठीक है। फिर आपको मैं बीपीसीएल के बारे में भी बताया, बीपीसीएल 320 मोटा मोटी लास्ट चल रहा था 320 से अभी 330 टारगेट है इसका, ठीक है, बाई वीकली मोटा मोटी अगर कोई स्विंग ट्रेडर है तो उनके लिए बड़ा ही अच्छा कंडीशंस ये बन सकता है, ठीक है। और ज्यादातर केस में देखा जाए तो दोजी फॉर्म हुआ है, अगर डे कैंडल आप चेक करोगे ना, दोजी फॉर्म हुआ है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, दोजी फॉर्म हुआ है, मार्केट को फिर से बाउंस बैक करेगा, इसका एक चांसेस बन रहा है ना। ये सब तो मैं थोड़ा टेक्निकल अप्रोच से आपको बताया, ठीक है, और दिखाया भी अभी कुछ देर पहले। Now, what is the big question? Question is that कि सर आप एक टाइम बाउंड फॉर्मेट में रहते हो फ्यूचर के अंदर, और आपका जो भी टारगेट है वो एक टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट होना है। इफ इट डज नॉट पैन आउट विद इन द स्पेसिफिक टाइम, तो अगर आप मानो कि 257 से 265 आपके टारगेट टाइम के अंदर नहीं हुआ, तो मतलब एक्सपायरी आ गया और आप 257 से 265 में बीपीसीएल के स्टॉक में नहीं पहुंच पाए, सॉरी बीपीसीएल नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बीपीसीएल का अलग है, ठीक है, बीपीसीएल का 320 समथिंग है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये 257 से 265 में एक्सपायरी तक नहीं पहुंच पाए, रीच नहीं कर पाए, देन वन हैज टू सफर लॉस। तो कॉन्ट्रास्ट इसमें क्या हो रहा है, फ्यूचर बाइंग विथ जस्ट स्टॉक एंड लेटिंग इट रिसाइड इन योर डिमैट अकाउंट, देयर इज नो ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एग्रीमेंट और द प्रेशर ऑफ टाइम। अगर आप स्पॉट मार्केट में लेते हो तो कोई प्रेशर ऑफ टाइम नहीं है, जस्ट आप अपने डिमैट अकाउंट में छोड़ दो। सो व्हाई डज वन रियली नीड फ्यूचर्स? अगर स्पॉट मार्केट में रिस्क नहीं है, खरीदो और रख लो, जब होगा टारगेट अचीव कर लेगा। सो व्हाई डज वन नीड फ्यूचर? व्हाट मेक्स इट सो अट्रैक्टिव? व्हाई नॉट जस्ट बाय स्टॉक एंड स्टे oblivious to the stock price at the time? मतलब समय के साथ रह लो, ज्यादा रिस्क लेने का भी जरूरत नहीं है। इसके पीछे का मेन रीजन है फाइनेंशियल लेवरेज, जिसके लिए मैं आपको इतना देर से इतना सारा पॉइंट बड़बड़ कर रहा था। सर काम ही है बड़बड़ करना, क्या करें, पढ़ाने के टाइम पे तो बड़बड़ करना ही पड़ेगा। ये जितना सारा सवाल आपके मन में चल रहा है ना, इसके पीछे का मेन रीजन होता है सर फाइनेंशियल लेवरेज। अब आपको ये समझना पड़ेगा सर ये फाइनेंशियल लेवरेज होता क्या है, which is inherent in financial derivatives which is inherent in financial derivatives। कोई भी डेरिवेटिव स्ट्रक्चर उठा लो, करेंसी, कमोडिटी, इक्विटी, व्हाटएवर, इंक्लूडिंग फ्यूचर्स, the future market derivative in equity segment there is a future and there is a options, ठीक है, चाहे फ्यूचर हो जाए चाहे ऑप्शंस हो जाए, डेरिवेटिव शुड बी देयर। एंड ये जो डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट है, इसका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो है फाइनेंशियल लेवरेज। अब आपके मन में चल रहा है सर ठीक है समझ गए, अब आगे बताओ लेवरेज को करना क्या है, तब खाना है कि सर पे लगाना है, क्या करना है? जो बंगाली में बोलते हैं ना, खाओ ना माथा दो, एग्जैक्टली, चलो देखते हैं, खाते हैं कि माथा पे देते हैं। लेवरेज एज दी से इज ए ट्रू फाइनेंशियल इनोवेशन, ये एक ट्रू फाइनेंशियल इनोवेशन है इफ यूज्ड इन द राइट कॉन्टेक्स्ट एंड स्पिरिट। अगर आप सही कॉन्टेक्स्ट में और सही स्पिरिट के साथ लेवरेज को यूज कर पाते हो, आप सच में वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। विदाउट मच अडू लेट अस एक्सप्लोर द एंगल ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग। चलो सर, एक बहुत वाइटल और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन उसको डेरिवेटिव में कैसे यूज किया जाएगा उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। समझ लो तो जिंदगी बदल सकता है, ना समझो तो जिंदगी जहां है वही रहेगा, और क्या। सर लेवरेज इज समथिंग वी यूज एट दिस सम पॉइंट और अदर इन आवर लाइफ्स। हमारे जिंदगी में भी हम लोग लेवरेज यूज करते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं, हमारे नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग लेवरेज यूज करते हैं। यस सर, नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं। सर कैसे? हाउ? बताते हैं ना।
It is just that we don't think about it in the way it is supposed to be thought of. We miss it through the numbers and therefore never really appreciate the essence of leverage. एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं लेवरेज का, फिर उसको स्टॉक मार्केट के साथ जोड़ देंगे। एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसको स्टॉक मार्केट के साथ जोड़ देंगे सर, ठीक है। कुछ व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है, मतलब जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं। स्पेशली अगर आप सिटी में रहते हो तो आप लोग इसके बारे में ज्यादा सुने होंगे। जैसे अ फ्रेंड ऑफ माइन, एक एग्जांपल, अ फ्रेंड ऑफ माइन इज अ रियल एस्टेट ट्रेडर। मान के चलते हैं आपका कोई फ्रेंड है जो एक रियल एस्टेट ट्रेडर, ओके। ही लाइक्स टू बाय अपार्टमेंट्स, साइट्स, मतलब कोई जहां पर घर वगैरह बनेगा या जो भी साइट जिसे बोलते हैं, एंड बिल्डिंग्स, एंड होल्ड्स देम फॉर अ वाइल। तो आपका दोस्त जो है वो क्या करते हैं सर, अपार्टमेंट खरीद के रखता है, बिल्डिंग साइट खरीद के रखता है, बिल्डिंग खरीद के रखते हैं, और फिर उसको कुछ दिनों तक होल्ड करता है, एंड देन सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट एट ए लेटर स्टेज। और फिर बाद में कुछ दिन होल्ड करके जैसे ही उसको मार्केट वैल्यू मिल जाता है वो उसको बेच देता है। सर ऐसा आप लोग तो जानते ही होंगे, हाँ विश्व, सुमित, हाँ हाँ अब्दुल, जानी। हाँ, कोलकाता में ये वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट। कोई भी बिग सिटी में, कोई भी बिग सिटी में इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कुछ दिन ये सब अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसा हो तो आप खरीदो और फिर बेचो। लेकिन सर इसके में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं समझाऊंगा जो आपको स्टॉक मार्केट में समझ में भी आएगा और रियल एस्टेट मार्केट में भी समझ आएगा। ही बिलीव्स, मतलब आपका फ्रेंड जो है, ही बिलीव दिस इज बेटर देन ट्रेडिंग इन इक्विटीज। उनको लगता है कि इक्विटी से ट्रेड करने से अच्छा है रियल एस्टेट में ट्रेड करें। आई बेग टू डिफर, आई कुड गो एंड on debating this but maybe some other time, मतलब बाद में डिबेट हो जाएगा सर कि रियल एस्टेट में ट्रेड करना चाहिए कि इक्विटी में करना चाहिए, ये आप लोग बाद में बैठे बैठे डिबेट कर लेना अपने दोस्त के साथ। लेकिन फिलहाल एग्जाम्पल बनाते हैं। Here's a summary of recent real estate transactions। एक समरी है, थोड़ा सा पुराना समरी है, कोई दिक्कत नहीं, 2013 हो या 2023 मैटर सेम काम करेगा। एक बिल्डर है, बिल्डर का नाम है प्रेस्टीज बिल्डर, ठीक है, बैंगलोर में है, आप अपने घर के बगल में देख लो कौन बिल्डर है। आइडेंटिफाइड ए पीस ऑफ लैंड इन साउथ बैंगलोर, ठीक है, एंड अनाउंस्ड अ न्यू प्रोजेक्ट। मतलब ये जो प्रेस्टीज बिल्डर है, इन्होंने एक जमीन लिया और उसमें अनाउंस किया कि हम लोग यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि एक लग्जरियस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स होगा विद स्टेट ऑफ आर्ट एमिनिटीज, जो भी जरूरी फैसिलिटीज एमिनिटीज आज की डेट में लोगों को चाहिए होता है। ये स्विमिंग पूल, अटैच ये, अटैच टू, अटैच ग्राउंड, हाँ, योगा क्लब, एमिनिटीज, फैसिलिटीज, क्या क्या सब नाम होता है ना सर, वो सारा चीज रहेगा उसके अंदर, ठीक है। अब जैसे ही ये फैसिलिटीज एमिनिटीज के साथ प्रोजेक्ट आपके सामने आ रहा है, फैसिलिटीज एमिनिटीज के साथ ये प्रोजेक्ट आने का जो अनाउंसमेंट कर दी, ठीक है। अब आगे देखो उसमें क्या हो रहा है। माय फ्रेंड जम्प्ड इन अ बुक्ड 2 बेडरूम हॉल एंड किचन, मतलब बेसिकली 2 BHK, है ना। अब 2 BHK अपार्टमेंट आपके फ्रेंड ने खरीद लिया, बुक कर लिया, खरीदा नहीं बुक किया। एक्सपेक्टेड टू कम अप ऑन 9th फ्लोर फॉर ए सम ऑफ रुपीज, कितना है रे, 1 करोड़, हाँ 1। The project is expected to be completed by mid 2018। 2013 में स्टार्ट हुआ था, खत्म होगा 2018 में, ऐसा माना जा रहा है। आप इसको अपने हिसाब से आज की डेट के हिसाब से भी सोच सकते हो, 2023 से स्टार्ट हो रहा है, 2028 में कंप्लीट होगा, 5 साल का टाइम पीरियड तो लेना ही चाहिए। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट सिंस द अपार्टमेंट वाज जस्ट नोटिफाइड, अपार्टमेंट के बारे में जस्ट नोटिफिकेशन आया एंड कोई भी काम अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। सर बात को ध्यान से सुनना, ये समझ जाओ तो इक्विटी मार्केट भी समझ जाओगे। The potential buyer were only required to pay 10% of the actual buy value, क्योंकि प्रोजेक्ट रेडी नहीं है, प्रोजेक्ट प्रोस्पेक्टिव है। प्रोस्पेक्टिव मतलब आया नहीं है, आएगा। तो जब प्रोजेक्ट अभी भी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ऐसे सिचुएशंस में अगर किसी को घर खरीदना होगा, अपार्टमेंट लेना होगा, तो क्या वो पूरा पैसा दे देगा, क्या वो 50% पैसा दे देगा, या फिर बुकिंग वैल्यू देगा? बोलो सर, विश्व कितना देगा? अगर किस कोई प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 करोड़ है तो उसका 10% हार्डली देगा, यस और नो? हाँ है ना, ऐसा ही होगा ना एग्जाम्पल। तो 1 करोड़ का 10% कितना होता है? 10 लाख। 1 करोड़ का 10% इज 10 लाख। So this is a pretty much the norm when it comes to buying brand new apartment.
तो ये कोई भी न्यू अपार्टमेंट खरीदने के टाइम पे ऐसा होता है। तो बाकी 90% जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस होगा आपसे लिया जाएगा। सर ये तो समझ में आ रहा है, ये तो अपार्टमेंट बिजनेस है, इसमें स्टॉक मार्केट कहाँ है? अरे रुको जरा, लेवरेज समझना है, इसलिए डे टू डे लाइफ से एग्जाम्पल को उठाया गया। सो नवंबर 2013 में आपका फ्रेंड जब प्रोजेक्ट को ले रहा था, उसका इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना हुआ बोलो? अपार्टमेंट को लेने के लिए क्या उसने 1 करोड़ का खर्चा किया कि 1 करोड़ का 10% का खर्चा किया? क्या रे, 1 करोड़ का खर्चा किया कि 1 करोड़ का 10% का खर्चा किया? सर ऑब्वियसली 10% का खर्चा किया। उसके पॉकेट से तो 1 करोड़ नहीं निकला है सर, उसके पॉकेट से 10 लाख ही निकला है। माई फ्रेंड वॉज एंटाइटल्ड टू बाई ए प्रॉपर्टी वर्थ ₹1 करोड़, लेकिन खर्चा कर रहा है 10 लाख का, लेकिन प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है बोलो? বলছি ওই ইয়েটা কি করবো কর্মটা কি বুঝলাম না। ওর থেকে আমার হাতের লেখা শুনতে হবে না ওতে, তাহলে আমার দিয়ে লিখিও না, আমি ওর থেকে ভালো পারি। এই বিশ্ব আনমিউট কর। বিশ্ব আওয়াজ আসছে? আচ্ছা चलो ठीक আছে। सर बात को समझो, आपने 1 करोड़ के प्रॉपर्टी के लिए 1 करोड़ के प्रॉपर्टी के लिए आपने कितना पैसा जमा किया? 10 लाख का जमा किया। इट्स जस्ट लाइक अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम लोग लास्ट दिन देख रहे थे, अगर आपको आज के रेट में टीसीएस का स्टॉक को खरीदना है तो 3422, मैं फ्यूचर में दिखाता हूँ आपको, ये तो स्पॉट मार्केट है। से फॉर एग्जांपल आप टीसीएस मार्च फ्यूचर या अप्रैल फ्यूचर बाई करना चाहते हो, तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा? सर आपको मार्जिन देना पड़ रहा है 89,000, बट आपका टोटल वैल्यू बन जाएगा ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास। कैलकुलेट करके देखो, कैलकुलेट करके देखो कत হচ্ছে सुमित? 34 कितना था? 3437 इंटू 1 लॉट में 175 स्टॉक है, तो ऑलमोस्ट 6 लाख समथिंग है ना। तो 6 लाख का वैल्यूएशन वाले एक प्रोजेक्ट के लिए 89,000 जमा करना पड़ रहा है ना? 89,000 जमा करना पड़ रहा है। तो हियर इज द कैच सर, यहीं पर खेल है यहाँ पर। अब जैसे आपने इक्विटी सेगमेंट में, जैसे आपने इक्विटी सेगमेंट में देख पा रहे हो कि इक्विटी सेगमेंट में आपको 1 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख देना पड़ रहा है, वैसा ही आप फ्यूचर प्रोजेक्ट, फ्यूचर मार्केट में, इक्विटी फ्यूचर में भी सिमिलर वे में आप एक मार्जिन जमा कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर अभी देखो आपका फ्रेंड कैसे अपना बिजनेस का प्रॉफिट सिचुएशंस क्रिएट करेगा, जो उसके पास है नहीं उसमें वो कैसे प्रॉफिट करेगा, और उसमें आपको फाइनेंशियल लेवरेज भी समझ में आएगा। तो उसने प्रॉपर्टी बाय कर लिया 1 करोड़ का। इनफैक्ट दी प्रॉपर्टी वाज सो हॉट, मतलब बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। ऑल दी 120 अपार्टमेंट्स वर सोल्ड आउट लाइक ए हॉट केक्स, मतलब इतना अच्छा जगह में था, इतना अच्छा क्वालिटी था, फैसिलिटीज था, सारे के सारे विद इन 2 months ऑफ प्रेस्टीज बिल्डर अनाउंसिंग प्रोजेक्ट हाई फाई बिकना चालू हो गया। सारा का सारा प्रोजेक्ट बुक हो गया। 120 अपार्टमेंट था, 120 अपार्टमेंट भी चला गया। कोई कोई अपार्टमेंट मतलब प्रोजेक्ट ऐसा होता है। अब इसमें जब प्रोजेक्ट बहुत ही हाई डिमांडिंग हो जाए, जब प्रोजेक्ट बहुत हाई डिमांडिंग हो जाए तो क्या होता है? फर्स्ट फॉरवर्ड टू दिसंबर 2014, मतलब क्या होगा? अब आप 2013 से 2014 में आ जाओ सर, 1 साल बाद। माय फ्रेंड हैड अ पोटेंशियल बायर फॉर हिज अपार्टमेंट। अब उसने जो अपार्टमेंट बुक किया था उसके लिए उसको एक पोटेंशियल बायर मिल गया। बीइंग अ रियल एस्टेट ट्रेडर, अब आपका दोस्त जो है ना वो ट्रेड करता है, वो बिल्डर नहीं है, वो रियल एस्टेट ट्रेडर है। My friend jumped into the opportunity. A quick survey revealed that the property value in the area appreciated by 25%, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इतना वैल्यूएबल बन गया, तो उस एरिया में 1 साल के अंदर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बढ़ गया। स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट नहीं था तब दाम कम था, जब प्रोजेक्ट 1 साल में आ गया और आने के बाद उस एरिया में क्योंकि हाई फाई डिमांड बन गया, प्रॉपर्टी वैल्यू अगर 1 करोड़ था तो 25% में ज्यादा हो गया। तो आप मुझे इतना बता दो कि 1 करोड़ का प्रॉपर्टी वैल्यू 25% में इंक्रीज हो जाएगा, 9 फ्लोर अपार्टमेंट, उसका रिसेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? मतलब अगर 1 साल बाद किसी को बाई करना है तो क्या उसको 1 करोड़ से मिलेगा कि 1 करोड़ 25 लाख में मिलेगा? हेलो,
1 करोड़ 25 ऑब्वियसली 1 करोड़ 25 लाख है ना। तो इसी में आपका दोस्त एक्चुअली फाइनेंशियल लेवरेज पे यूज करेगा। तो माय फ्रेंड एंड द पोटेंशियल बायर स्ट्रक अ डील एंड सेटल्ड ऑन द सेल एट रुपीज 1 करोड़ 25 लाख। अब मेरा फ्रेंड जिसके पास वो 9th फ्लोर का प्रॉपर्टी जिसको उसने बुक करके रखा था 10 लाख से, अब वो उसी प्रॉपर्टी को 1.25 करोड़ से डील करेगा। अब ये डील का कैलकुलेशन कैसे होगा आप देखो जरा। इनिशियल वैल्यू ऑफ अपार्टमेंट कितना है 1 करोड़। किस दिन परचेस हुआ था आपके फ्रेंड ने, कब परचेस किया, नवंबर 2013 में। जब आपका फ्रेंड ने परचेस किया था तो क्या पूरा अमाउंट दे दिया था सर? तब तो बिल्डिंग बना ही नहीं था, सिर्फ बुकिंग अमाउंट दिया था। बुकिंग वैल्यू देके 10 लाख अमाउंट जमा करके प्रॉपर्टी अपना किया था। अभी भी बैलेंस कितना देना बाकी है उसको, बिल्डर को 90 लाख। 10 लाख से बुकिंग किया, 90 लाख अभी भी पेंडिंग है। एप्रिसिएशन इन अपार्टमेंट वैल्यू एक साल में क्योंकि हाई डिमांड के कारण 25% वैल्यूएशन बढ़ गया। तो 25% वैल्यूएशन बढ़ने से दिसंबर 2014 में अपार्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया 1.25 करोड़। तो 1 करोड़ 25 लाख। न्यू बायर एग्रीज टू पे द बैलेंस पेमेंट। अब जो न्यू बायर है वो क्या करेगा, वो बिल्डिंग को लेना चाहता है। किससे? आपके फ्रेंड से। अब फ्रेंड जो है वो आप खुद के पॉकेट से 90 लाख जमा करेगा कि न्यू बायर से ले लेगा? बोलो। फ्रेंड जो है सर वो अपने पॉकेट से 90 लाख बिल्डर को देगा कि ले लेगा बायर से? ऑब्वियसली बायर से लेगा, उसको तो प्रॉपर्टी पूरा पूरी लेना ही नहीं है। तो 90 लाख बिल्डर को न्यू बायर पेमेंट करेगा। अब आपके मन में चल रहा है सर तो फिर मेरा फ्रेंड को क्या मिलेगा? सर 1.25 करोड़ टोटल वैल्यूएशन है, उसमें से 90 लाख, उसमें से 90 लाख जो फ्रेंड ने बायर को बेच दिया। अब बचा कितना 35 लाख। तो मेरा फ्रेंड का प्रॉफिट कितना है सर? 35 लाख का पेमेंट, 35 लाख का पेमेंट, और वहां से 10 लाख जो उसने खर्चा किया उसको 35 लाख मिला ना। जो आज के डेट में वैल्यू कितना है? आज के डेट में वैल्यू है 1.25। दोस्त से फ्रेंड ने जिसको बेचा उससे कितना लिया 90 लाख, तो उसने कितना ले लिया सर? एक्चुअली 35 लाख। अब प्रॉफिट कैसे करेगा? 35 लाख का वैल्यूएशन, वहां से 10 लाख हाथ में, तो 25 लाख का उसका प्रॉफिट हो जाता है। अगर आप हिसाब लगाओगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, तो 25 लाख उसको प्रॉफिट हुआ है और 10 लाख उसने इन्वेस्ट किया है, तो उसने एक साल में 250% प्रॉफिट किया है। बोलो सर। अगर आप लोगों को ये ट्रांजैक्शन समझ में आया तो फिर मैं आपको इसको इक्विटी सेगमेंट में फ्यूचर मार्केट के साथ समझाऊंगा। लेकिन पहले आप मुझे इतना बता दो कि क्या आपको ये रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस क्लियर है? हाँ दादा। आई होप कि विश्व को भी क्लियर है। विश्व का साउंड नहीं आ रहा है, संभवत तो शायद नहीं है। सुमित अकेला ही है, विश्व भी निकल गया। तो देख आगे देख। अब अगर ये ट्रांजैक्शंस तुमको समझ में आया, अगर ये ट्रांजैक्शंस तुम्हें समझ में आता है, अब आगे देखो क्या होता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फ्रेंड है वो लार्ज ट्रांजैक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो माय फ्रेंड वाज एबल टू पार्टिसिपेट इन अ लार्ज ट्रांजैक्शंस बाय पेइंग ओनली 10% ऑफ द ट्रांजैक्शनल वैल्यू। ठीक जैसे फ्यूचर में होता है। 6 लाख का ट्रांजैक्शन है टीसीएस का, इसके लिए आपको भरना पड़ेगा 82,000 ओनली। टू एंटर इनटू द ट्रांजैक्शंस माय फ्रेंड हैड टू पे 10% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। ओके, जिसे हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। मतलब ये जो जैसे 6 लाख का अगर आपको टीसीएस लेना है तो उसके लिए आप भर रहे हो 82,000। तो ये 82,000 इज व्हाट? दिस 82,000 इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ओके, द इनिशियल वैल्यू जो उसने पे किया था रियल एस्टेट के लिए, उसका वैल्यूएशन कितना है 10 लाख। कैन बी कंसिडर्ड एज टोकन एडवांस। नॉर्मल लाइफ में रियल एस्टेट केस में इसको क्या बोलते हैं? इसे टोकन एडवांस कहते हैं। और इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर एग्रीमेंट इट वुड बी द इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट।
फ्यूचर एग्रीमेंट में इसको क्या कहते हैं सुमित? इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट, याद रखना। हाँ, फ्यूचर में इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट। रियल एस्टेट के केस में, यस सर, ठीक है, रियल एस्टेट के केस में इसे बोलते हैं टोकन एडवांस, ठीक है। और वही कॉन्सेप्ट जब हम लोग फ्यूचर एग्रीमेंट करेंगे तब बोलेंगे इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट, याद रखना, सब एग्जाम क्वेश्चन है। तो स्मॉल चेंज इन द एसेट वैल्यू, अगर एसेट का वैल्यू में हल्का सा चेंजेस होता है, इंपैक्ट द रिटर्न मैसिव, वो रिटर्न में बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एसेट का वैल्यू 25% में इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो 25% का एसेट का वैल्यू इंक्रीज होने से आपको कितने का रिटर्न आया? 250% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको 250% का रिटर्न आया इन्वेस्टमेंट के ऊपर, 250% का रिटर्न। आपने देखा कि कैसे हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर यही जो कॉन्सेप्ट है ना, 25% अगर एसेट का वैल्यू बढ़ता है, आपको 250% का रिटर्न आता है। ट्रांजैक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ इज कॉल्ड लेवरेज ट्रांजैक्शन। इसी को लेवरेज ट्रांजैक्शंस कहते हैं। एसेट का वैल्यू 25% का बढ़ा, क्लियर कोड बता था। हाँ वही 250% 250% कैसे हुआ? तो चलो फिर से बता देते हैं। तुमने अपने पॉकेट से कितना इन्वेस्टमेंट किया था जब जब प्रॉपर्टी को बुक किया था? 10 लाख। 10 लाख क्यों? प्रॉपर्टी वैल्यू 1 करोड़ का था। 1 करोड़ का 10% इज द बुकिंग अमाउंट, 10% इज द बुकिंग वैल्यू। तो आउट ऑफ 1 करोड़ 10% बुकिंग वैल्यू मतलब टोकन एडवांस, तो आपने 10 लाख दिया था, है ना। अब बाकी कितना है जो आपको बिल्डर को देना है? 90 लाख। 90 लाख। लेकिन क्योंकि एक साल में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हुआ, इतना हाई डिमांड है कि हर कोई चाहता है कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अपना एक अपार्टमेंट लेना। तो जब एक अपार्टमेंट में, एक जगह में 120 अपार्टमेंट, प्रोजेक्ट में 120 अपार्टमेंट बन रहा है, 125 अपार्टमेंट, 120 अपार्टमेंट, उसके लिए जहां पर 120 एप्लीकेशन जरूरी था मतलब खरीदने के लिए, उसकी जगह करीब 500 एप्लीकेशन जमा होकर पड़ा हुआ है। इंक्रीमेंट वाला तो 25% है ना। यस यस, दैट इज द पॉइंट सर, मतलब वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर 120 एप्लीकेशन होना था 120 अपार्टमेंट के लिए, उसके जगह ये डिमांड इतना हाई है कि 4 टाइम्स ज्यादा डिमांड पड़ा है, मतलब प्रोजेक्ट लेने के लिए, प्रोजेक्ट में अपना एक अपार्टमेंट लेने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये असम्पशंस लिया कि प्रॉपर्टी का वैल्यू 25% में बढ़ जाएगा, मतलब मार्केट में अभी ग्रोथ आ गया, इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट अपार्टमेंट ज्यादा नहीं है, अपार्टमेंट को पाने के लिए हर कोई पैसा भर रहा है, मतलब हाई डिमांड एंड लेस सप्लाई। सप्लाई कम है, डिमांड हाई है, तो ऑटोमेटिकली दाम बढ़ जाएगा। ये सुनो, है ना। अब वही बात है सर कि जब 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके आपका 90 लाख का अभी भी बाकी है जो बिल्डर को आपको देना है, लेकिन इन द मीन टाइम एक साल के अंदर प्रोजेक्ट में एप्रिसिएशन आ गया। जैसे डिप्रिसिएशन में क्या होता है? वैल्यू कम होता है। एप्रिसिएशन में क्या होता है? वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। ये कैसे होता है? डिफरेंट रीजन होता है। मानो कि एक प्रोजेक्ट आने के बाद एरिया में रोड बन गया, एरिया के आसपास का मेट्रो का लाइन चला गया, तो होता है ना। मानो कि 2 किलोमीटर रेंज में मेट्रो जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली एप्रिसिएशन हो जाएगा। ऑटोमेटिकली, इससे पहले वहां पर कुछ नहीं था, तब दाम कम था। मेट्रो प्रोजेक्ट जाने के बाद ही ऑटोमेटिकली दाम चढ़ चढ़ करके बढ़ना चालू हो गया, तो दाम बढ़ गया। अब जो प्रोजेक्ट 1 करोड़ का, तो पूछता हूँ कि ये 250% ব্যাপারটা বুঝলাম। यस उसी में तो है खेल, उसी में तो है। तो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर 1.25 करोड़ में चल रहा है, अब आप जो न्यू बायर के साथ एग्रीमेंट किया, न्यू बायर टोटल कितना पे करेगा बिल्डर को? मतलब आपको ही पे करेगा, आप बोलो आपको कितना पे करेगा? 1.25 करोड़ ही पे करेगा ना, अगर आप उसको बेचोगे तो। हाँ 1. हाँ हाँ आप न्यू बायर से कितना लेंगे? 1.25। लेकिन 1.25 से, हाँ 1.25 जो आपने न्यू बायर से लेंगे, न्यू बायर से 1 करोड़ 25 लाख लेने के बाद आप बिल्डर को कितना दोगे? 1 करोड़। ओए, 1 करोड़ में से 10 लाख तुमने पहले दे के रखा, आपका हाँ बाकी 90, कितना है? सॉरी बाकी कितना 90 है? लाख। 90 लाख।
तो 1.25 करोड़ तुम न्यू बायर से लो, बिल्डर को 90 लाख पेमेंट कर दो वहां से। ये सब नो। हाँ तो 1,25,00,000 से 90 लाख बिल्डर को पेमेंट करने के बाद तुम्हारे हाथ में कितना बचा? 35 लाख। हाँ लेकिन 35 लाख तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ये ग्रॉस है। तो 35 लाख में से 10 लाख जो तुमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था, 35 लाख में से जो 10 लाख तुमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था बुकिंग करने के लिए, उसको माइनस करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, और 25 लाख। तो 25 लाख। ओके। अब तुम बताओ, पूरा प्रोजेक्ट में तुमने जो ट्रेड किया, तुम यहाँ पर बिल्डर नहीं हो, तुम एक रियल एस्टेट ट्रेडर बन गए। तो बेसिकली 1 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए तुमने इन्वेस्ट कितना किया था? 10 लाख। तो एज एन ट्रेडर तुमने इन्वेस्ट किया 10 लाख, और तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ? 25 लाख। तो हिसाब लगा ना भाई, हिसाब लगाओ ना। 25 আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি 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 डिवाइडेड बाई বুঝেছি 10 বুঝেছি। इंटू 100। হ্যাঁ হ্যাঁ clear হয়েছে, 250% বুঝেছি। हुआ कि नहीं हुआ? হ্যাঁ হ্যাঁ बस इसी तरह से हुआ है। दिस इज द रियल एस्टेट ट्रेडिंग। अब सेम थिंग यू कैन डू इट इन फ्यूचर ट्रेडिंग ऑल्सो। यही है कॉन्सेप्ट, और इसी को कहते हैं लेवरेज। इसी को बोलते हैं लेवरेज। मतलब वो जो 10 लाख तुमने इन्वेस्ट करके रिस्क लिया था ना, वही रिस्क का जो पे ऑफ है, उसी को लेवरेज कहते हैं। उसी को लेवरेज कहते हैं। লিভারেজ ইকুয়াল টু রিচ। Yes sir, leverage equals to risk, and this is called leverage transactions. This is called leverage transactions. अब सेम थिंग तुम टीसीएस में करो, इन्फोसिस में करो, निफ्टी में करो, जहां मर्जी वहां करो, जहां मर्जी वहां करो। जैसे एनएससी का फ्यूचर में जो रिसेंट जो चल रहा है, अगर आप एनएससी फ्यूचर देखोगे, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फ्यूचर अगर मैं आपको दिखाऊं, एनएससी निफ्टी फ्यूचर दिख रहा है, एनएससी फ्यूचर भी दिखना चाहिए। एनएससी फ्यूचर, एनएससी एफयूटी होना चाहिए। टॉप ही नहीं कर। अच्छा ठीक है, बाद में देखते हैं। ठीक है, उसमें जैसे एनएससी फ्यूचर में रिसेंटली एक पॉजिटिव ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, एनएससी अगर तुम एनएससी फ्यूचर देखोगे, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर है, ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी डेटा नहीं मिल रहा है, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ठीक है, आपको बाद में शो करता हूँ कि कैसे उसमें फ्यूचर में आपको एक टारगेट मिला। হ্যালো। हाँ बोल। ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল, নেটটা সমস্যা প্রবলেম। ठीक है, तो लिवरेज ट्रांजैक्शन क्लियर है ना? अब सेम थिंग अगर हमें इसको स्टॉक में करना है, जैसे जैसे हम लोग टीसीएस में कर रहे हैं, ठीक है, अब सेम थिंग हम लोग टीसीएस में देखते हैं। डू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल thoroughly because this is a very similar to a future trade, as all future transactions are leveraged। जैसे ये जो पर्टिकुलर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने देखा, इट्स जस्ट लाइक अ फ्यूचर ट्रेड। So do keep this example in perspective as well. We will now move back to TCS trade। अब सेम थिंग को यूज करके हम लोग TCS की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट में TCS की तरफ बढ़ रहे हैं। अब लेवरेज कैसे हो रहा है TCS में देखें। While we looked at the overall structure of the future trade in the previous chapter, let us now relook on the TCS example with some specific details. The trade details are as follows. For the sake of simplicity, we will assume the opportunity to buy TCS on 15th of December at 2362। तक ये पुराना डेटा है, आप रिसेंट डेटा से भी चेक कर सकते हैं। मानो कि आप TCS के ऊपर बुलिश नजर आ रहे हैं, जैसे कि आपको मैं आज भी कुछ स्टॉक के बारे में बुलिश बताया। तो ऐसे अगर आप किसी स्टॉक के बारे में बुलिश हो जाते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश हो जाते हैं, फर्दर वी विल अज्यूम
द अपॉर्चुनिटी टू स्क्वायर ऑफ द पोजीशन ऑफर्स ऑन 23rd 15 दिसंबर में हमने ट्रेड लिया और 23rd दिसंबर में हम स्क्वायर ऑफ करने का सोच रहे हैं। ऑल्सो यू विल एज्यूम देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस। हम लोग ये भी एज्यूम किया कि स्पॉट और फ्यूचर प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है एक्सपायरी के टाइम पे। नाउ व्हाट इज द केस, सर आप जिस पर्टिकुलर स्टॉक में आप ट्रेड ले रहे हो दैट इज कॉल्ड अंडरलाइन। जिस पर्टिकुलर स्टॉक में आप ट्रेड ले रहे हो उसको कहते हैं अंडरलाइन। अब अंडरलाइन क्या है आपका? टीसीएस। आप किस में ट्रेड ले रहे हो? टीसीएस फ्यूचर में। आपका डायरेक्शनल व्यू क्या है? बुलिश। अब आप डायरेक्शनल व्यू अगर आपका बुलिश है तो आप क्या करोगे? बाई करेंगे। कैपिटल अवेलेबल फॉर द ट्रेड कितना है? चलो मान के लेते हैं 1 लाख, ठीक है। ट्रेड ट्राइक शॉर्ट टर्म। रिमार्क क्या है? एक्सपेक्टेशन इज दैट स्टॉक प्राइस विल इंक्रीज ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। अब बाई कब किया हम लोगों ने? 15 दिसंबर 2014 में। अप्रोक्सीमेटली बाई प्राइस क्या है? 2362। थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है ना मार्केट में, पॉइंट का फ्रैक्शंस होता रहता है मिनट में। सेल डेट कब है आपका? एक्सपायरी के पहले दिन। एक्सपायरी डेट है 24, हम लोग सेल कर रहे हैं 23rd को। अप्रोक्सीमेट सेल प्राइस है 2519 पर शेयर। ओके, 2519 पर शेयर। अब आप देखो कि आपका क्या सिचुएशंस बन रहा है लेवरेज एंड पे ऑफ स्ट्रक्चर। ध्यान से देखना सर। सो क्योंकि हमने टीसीएस के प्रति बुलिश है, बिकॉज वी आर बुलिश अबाउट टीसीएस, ओके, एंड 1 लाख इन हैंड, वी हैव टू डिसाइड बिटवीन द टू ऑप्शंस टू अवर डिस्पोजल। हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास 1 लाख टका है, ठीक है। ऑप्शन 1, बाय टीसीएस स्टॉक इन द स्पॉट मार्केट। हम चाहे तो टीसीएस को स्पॉट मार्केट में बाय कर सकते हैं। एंड ऑप्शन 2, बाय टीसीएस फ्यूचर फ्रॉम द डेरिवेटिव मार्केट। हम चाहे तो टीसीएस को स्पॉट मार्केट से बाय कर सकते हैं या टीसीएस को चाहो तो फ्यूचर मार्केट में भी बाय कर सकते हैं। बाय करने का सिस्टम बहुत सिंपल है। अगर आप टीसीएस से फॉर एग्जांपल नॉर्मल मार्केट में लोगे तो नॉर्मल टीसीएस को जाओ, वहां पर जाके बाय बटन दबाओ। और अगर आप टीसीएस का फ्यूचर लेना चाहते हो तो जस्ट आप टीसीएस का फ्यूचर में जाओ और उसको बाय। लेकिन नॉर्मल मार्केट में 1 लाख इन्वेस्ट करना और फ्यूचर मार्केट में 1 लाख इन्वेस्ट करना, दोनों में आपको थोड़ा फर्क तो दिखेगा। अब व्हाट विल बी द केस? ऑप्शन 1, स्पॉट मार्केट में 1 लाख इन्वेस्ट करना है। यू हैव 1 लाख इन योर हैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इस केस में क्या होगा? अगर आप टीसीएस स्पॉट मार्केट में खर्चा करते हो, requires us to check for the price at which the stock is trading, calculate the number of stock we can afford to buy। अब 1 लाख में आप लगा लो हिसाब, जैसे आज के रेट में आपके पास है 1 लाख रुपीज। अब 1 लाख और आपके पास टीसीएस का शेयर का करंट प्राइस चल रहा है 3466, ठीक है। सो 3466 से डिवाइड कर दो, आप देख लो कितना स्टॉक आप ले सकते हो 1 लाख डिवाइडेड बाई करके, ठीक है। हाँ बोल। 28 स्टॉक, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपकी कैपिटल के हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हो कि आप कितना शेयर खरीद सकते हो स्पॉट मार्केट। लेकिन अगर फ्यूचर मार्केट का बात करें तो वो तो लॉट में बात करता है, ठीक है, वो फिक्स्ड है, वो स्टैंडर्डाइज्ड है। उसके लिए आपको मार्जिन वो बता देता है। अब मार्जिन कैसे हिसाब होता है वो भी बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट मार्जिन, ठीक है। मतलब ब्रोकिंग फर्म आपको मार्जिन वैल्यू, एक्सपोजर मार्जिन होता है, ठीक है, ये बताएंगे सर कि मार्जिन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये डिस्कस करेंगे अगले क्लासेस में। नाउ आफ्टर बाइंग द स्टॉक इन द स्पॉट मार्केट, हमें वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज, T+2, फॉर द स्टॉक टू गेट क्रेडिटेड इन आवर डीमैट अकाउंट। लेकिन आजकल बड़ा फास्ट हो जाता है। Once the stock reside in your demat account, we just have to wait for the right opportunity to sell the stock। अब हमें वेट करना है, फिर जब हमें ठीक लगे हम उसको सेल करेंगे। मतलब जैसे तुमने बताया कि हमें 1 लाख से 28 टीसीएस का स्टॉक मिलेगा, तो हम लोग आज 3466 समथिंग में खरीदते हैं। कल अगर लगता है कि 3700 में जाएगा या 3600 में जाएगा, हम उसको बेच के निकल सकते हैं, या 3500 में जाएगा, जिसपे मेरे को ठीक ठाक लगे मैं सेल करके निकल सकता हूँ। दिस इज सिंपल स्पॉट मार्केट ट्रांजेक्शन। बट स्पॉट मार्केट में कुछ फीचर्स होते हैं। डिलीवरी बेस्ड बाइंग, मतलब डिलीवरी मतलब आज खरीद के फिर कभी बेचना। तो वंस वी बाय द स्टॉक, डिलीवरी टू डीमैट। डिलीवरी मतलब इसको जैसे दो कॉन्सेप्ट चलता है ना, एक आपका होता है इंट्राडे और एक होता है ओवरनाइट, ठीक है। अब इसको अगर हम नॉर्मल मार्केट में देखें तो टीसीएस का नॉर्मल में क्या दिखाते हैं, देखते हैं। अलग अलग जगह में थोड़ा अलग अलग नजर आता है, कैंसिल करते हैं।
अगर मैं इसको बाय करने जाऊं तो क्या दिखा रहा है, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। इसको MIS भी कहते हैं और CNC भी कहते हैं। व्हाट इज द MIS एंड CNC? इंट्राडे का दूसरा नाम है MIS। MIS मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, मतलब सेम दिन में अगर आप बाइंग पोजीशंस पे तो सेल करके निकल जाएगा तो मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ कहते हैं, ठीक है। और अगर आप CNC करते हो तो उसे कैश एंड कैरी भी कहते हैं। कैश एंड कैरी मतलब आज खरीद के फिर कभी बेचना, कल बेचो, परसों बेचो, 2 साल बाद बेचो, 4 साल बाद बेचो, तो उसे CNC भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म का। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है सर, once we buy the stock for delivery of demand we have to wait for at least something 2 days or something, उसके बाद हम उसको बेचेंगे। we can buy the stock to the extent of capital at our disposal, हमारे पास जितना पैसा है उसके ऊपर ही बेस करके, जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर आज के डेट में TCS बाय कर सकते हैं तो हार्डली 28 स्टॉक मिलेगा, है ना। अगर 2014 का बात करें तो उस टाइम पे 2362 करके चल रहा था, तो आप 42 शेयर खरीद सकते थे। there is no pressure of time, as long as one has time and patience we can wait for the really long time। सेल करने से पहले जितना दिन मर्जी वेट करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई आपको टोकने वाला नहीं। लेकिन किंतु परंतु अब बात आता है फ्यूचर का। जब बात आता है फ्यूचर का, नाउ ऑन 23 December 2014 when TCS is trading 2519, हम लोग स्क्वायर ऑफ करके निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप 42 शेयर होल्ड कर रहे थे तो 42 शेयर 2519 करके सेल करेंगे तो कितना सेल वैल्यू होगा, 1,05,798, हाँ ठीक है। सो आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 1 लाख। सो 1,05,798 माइनस 1 लाख करोगे तो 7 दिन में आपने कितना कमा लिया, 5798, है ना। दिस इज योर प्रॉफिट, ओके। इंटरेस्टिंग, लेट अस चेक द रिटर्न। कितना, अगर परसेंटेज वाइज रिटर्न चेक करें तो कितना हो जाएगा, मतलब आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, 5.79% है ना, 5798 into 100, तो ये आपका हो जाएगा 5.79%। दिस इज योर स्पॉट मार्केट ट्रांजैक्शन। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही निकलता है, हाँ बोल। এটা স্পট মার্কেটে প্রাইস ছিল। यस, दिस इज द स्पॉट मार्केट कॉन्सेप्ट, दिस इज द स्पॉट मार्केट कॉन्सेप्ट, ठीक है। এটা নরমাল মার্কেটে যে না ওটাই, नॉर्मल मार्केट में जैसा होता है एग्जैक्टली वही है, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अलग लेवल में लेके जा रहे हैं। ये 5.79 हम लोगों को कितना दिन में मिला, 14 December to 23 December, अप्रोक्सीमेटली 9 डेज, ओके सर। 9 दिन में 5.79% इज नॉट अ बैड थिंग। अगर आप 5.79 को एक साल में कन्वर्ट करोगे, एनुअलाइज करोगे, तो आपका परसेंटेज होता है 235%। 9 दिन में 5.79 तो 365 में कितना, तो अगर हिसाब किया जाए तो ये ऑलमोस्ट 230, यस, मतलब परसेंटेज वाइज अगर आप इसको सोचोगे तो 5.79 तुमको कितना दिन में मिला, 9 डेज 9 दिन में मिला। तो बस 9 दिन को अगर तुम प्रोपोर्शनेटली एक साल में कन्वर्ट करते हो तो उसका प्रोपोर्शनेटली वैल्यू होता है 235%। इसका मतलब एग्जैक्टली तुमने 235% नहीं कमाया, मतलब इसको प्रोपोर्शनेटली आप सोच सकते हो कि मैंने 5.79% 9 दिन में कमाया, तो अगर एक साल का हिसाब करें तो कितना हो सकता था। अब देखो एक साल में तुम होल्ड कितना दिन करोगे, तब TCS कहाँ पहुंचेगा, यू डोंट नो। सो एग्जैक्टली 1 ईयर में क्या होगा आपको नहीं पता, लेकिन 9 दिन का रिटर्न को अगर आप 365 डेज में कन्वर्ट करते हो तो उसका वैल्यूएशन कुछ ऐसा ही दिखता है, बट दैट इज नॉट द करंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं बस आपको परसेंटेज वाइज जो मन को खुशी देता है वही आपको बताया। अब मन का खुशी अलग चीज और कमाने का खुशी अलग चीज। बट अब सेकेंड पॉइंट इज ऑप्शन 2। अब यही कॉन्सेप्ट अगर आप फ्यूचर मार्केट में करेंगे तो क्या होगा। फ्यूचर मार्केट में जो कुछ भी रहेगा प्री डिटरमाइंड रहेगा, मतलब आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते, ये एक्सचेंज डिसाइड करके ब्रोकर के माध्यम से आपके सामने बात करेगा। तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ लॉट साइज होता है। जैसे 2014 का जब डेटा मैं आपके साथ का बात कर रहा हूँ तो उस टाइम पे 125 का लॉट साइज होता था। तो 125 का लॉट, और अगर आपने 2362 में आपने अगर खरीदना होगा आपको
तो आपका वैल्यू होता है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है 2,95,250। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है 2,95,250। लेकिन मजा का बात है कि 2,95,250 आपको पूरा का पूरा जमा करने का जरूरत नहीं पड़ता है। मैं इसको आपको आज के डेट में भी दिखा देता हूँ, पुराना डेट में कितना जमा करना पड़ा था वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। मतलब हिस्टोरिकली क्या हुआ था वो भी दिखा देता हूँ, और आज क्या हो सकता है वो भी दिखा देता हूँ। अगर आप टीसीएस का अप्रैल फ्यूचर को लेना चाहते हो, बाई करना चाहते हो, आज के डेट में आपका लॉट साइज है 175, इसका वैल्यूएशन होता है अप्रॉक्स 6 लाख समथिंग, लेकिन आपको मार्जिन जमा करना पड़ेगा 1,11,000। ठीक है, 1,11,000, 1,11,000 समथिंग। ठीक है, तो ये आज की डेट में अगर आप टीसीएस में लॉन्ग खेलना चाहते हो तो आपको 6 लाख समथिंग के लिए 1 लाख समथिंग जमा करना पड़ेगा फॉर अप्रैल फ्यूचर। ना, जो बात मैं अभी आपके साथ कर रहा हूं, ये मार्जिन वैल्यू जितना समय के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट फिलहाल 2,95,250 इज अ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। बट पॉइंट टू बी नोटेड सर, आपके पास तो है 1 लाख, आपके पास कैपिटल कितना है? हेलो सुमित, कनेक्टेड है तू? 1 लाख। तेरे पास हाँ कैपिटल कितना है? 1 लाख, लेकिन तू कितना वैल्यूएशन का ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लेना चाहता है? 295,250। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वाइज हाँ देखा जाए, total amount हो गया। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वाइज देखा जाए तो तुम इस ट्रेड को नहीं कर सकते। तो क्या करेगा, ब्रोकिंग फर्म एंड एक्सचेंज मिलकर तुमको मार्जिन देने के लिए बोलेगा। सो वी नीड टू अबाउट 14% मार्जिन, कम से कम 14%। आज के हिसाब से देख लो कि 6 लाख का एक लाख कितना हो रहा है, 18 समथिंग, 17-18% हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन। तो पुराना जो हिस्टोरिकल डेटा है उसमें 14% मार्जिन का जरूरत है। तो 295,250 का 14% हो जाता है 41,335। यू हैव 1 लाख कैपिटल, अब आउट ऑफ 1 लाख आप 41,335 निकाल ही सकते हो। तो फ्यूचर एग्रीमेंट के लिए हमें ये चाहिए। At this stage, you may get the following question in your mind. अब आपके मन में कोई सवाल जरूर जन्मा होगा, और होना भी चाहिए। क्या सवाल होना चाहिए मन में? सर बैलेंस मनी का क्या करें? मतलब आपके पास तो है 1 लाख, आपके पास तो है 1 लाख, आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था 295,250, जिसमें मार्जिन आपने कितना दे दिया? 295,250 में आपने मार्जिन कितना दिया? 41,335, इतना मार्जिन दे दिया। तो बचता क्या है? 253,915। Well, that money is never really paid out. ये पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। Wait, huh? What do I mean by never really paid out? We will understand this in a greater clarity. We take up the chapter settlement. आगे आप चैप्टर करेंगे सर सेटलमेंट का, तब आपको और क्लैरिटी से बोलेंगे मार्क टू मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिलहाल ये 14% फिक्स फॉर ऑल स्टॉक। ये जो 14% का मार्जिन क्या सबके लिए सेम है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी में 15 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन स्टॉक टू मैक्सिमम स्टॉक। पता होता है नॉर्मली 20% के अंदर ही होता है ज्यादातर केस में, स्टैंडर्ड। ठीक है, बाकी आप अलग अलग स्टॉक में चेक करके देख सकते हो। ठीक है, परसेंटेज वाइज नॉर्मली 20% के अंदर ज्यादा देखते हैं, 14-15 इज अ वेरी पॉपुलर। सो कीपिंग दिस फ्यू पॉइंट्स इन पर्सपेक्टिव, लेट अस एक्सप्लोर द फ्यूचर ट्रेड फर्दर। ये सब चीज दिमाग में रखते हुए हम फ्यूचर ट्रेड को और आगे लेके चलते हैं। कैश अवेलेबल इन हैंड कितना है? 1 लाख। मार्जिन यूज कितना कर लिया हमने? 41,335। दिस मीन्स 1 lot, instead of 1 lot, maybe we can buy 2 lot because we have 1 lakh in our hand. तो 41,335 अगर यहाँ से चला गया, ये अभी भी मेरे पास 60,000 समथिंग है, 59 समथिंग, तो और एक लॉट मिल जाएगा। तो 125 का अगर एक लॉट है तो 2 लॉट लेंगे तो मेरा खर्चा पड़ जाएगा 82,670 2 लॉट के लिए। तो आफ्टर कमिटिंग 82,670 2 लॉट ऑफ टीसीएस फ्यूचर, ओके, फिर भी हमारे हाथ में 17,330 है। अब ये 17,330 रख लो, बाद में कभी काम कराना। ठीक है, इसको छूने का जरूरत अभी नहीं है, बिकॉज 17,330 में आपको आधा लॉट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको हाफ लॉट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको अभी छोड़ दो। लेकिन तो आपको 1 लाख की जगह कितना आपने खर्चा किया? 1 लाख की जगह आपने मार्जिन खर्चा किया 82,670। आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है? 590,500। याद रखे जरा, 125 इंटू 2 लॉट्स, 125 इंटू 2 लॉट, एक लॉट नहीं, एक लॉट में तो 2 लाख समथिंग आ रहा था, 2,90,000 समथिंग।
इस बार आपने 2 लॉट लिया, तो आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना हो गया? 590 500। ये सब कैलकुलेशन एग्जाम में पूछता है सर। लॉट साइज 125, नंबर ऑफ लॉट 2, फ्यूचर बाय प्राइस 2362, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होगा? द वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इन एनएसी एंड और उससे lot हाँ size बोलो। into number of lot size আর হচ্ছে number of lot আর future এর যে প্রাইসটা নিয়েছে वेरी এখানে गुड আবার सर, স্পট यस মার্কেটের প্রাইসটা কাজে লাগবে না তাই তো? यस सर, यस सर। ठीक है, यहाँ पर लॉट साइज आएगा, नंबर ऑफ लॉट आएगा, और जो प्राइस है फ्यूचर प्राइस जो है वही उसी को लेना है। तो आपका 14 दिसंबर का फ्यूचर प्राइस 2362 है, उसी को लेना है। ये एग्जाम में सवाल पे करते हैं, एनआईसी एनआईएसएम के एग्जाम में सवाल होता है। एनआईसी का भी एग्जाम होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, आपको बता दूं, आप क्रैक करके रख सकते हो, सिमिलर टाइप ऑफ है। ठीक है, मैं बता दूंगा। अच्छा, तो 5,90,500 का आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गया। ठीक है, अब इसमें आपका मार्जिन अमाउंट कितना आपने जमा किया था? 82,670। अब आपका फ्यूचर एक्सपायरी आ गया। एक्सपायरी के पहले दिन 24 दिसंबर इज योर एक्चुअल एक्सपायरी, बट आज क्या है एक्सपायरी का? 23rd। मैं एक दिन पहले एक्सपायर कर रहा हूँ, हम एक दिन पहले एक्सपायर कर रहे हैं सर। तो कितने में एक्सपायर करेंगे? 2519 में। प्रॉफिटेबल है, वेरी गुड, अच्छा है सर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एट द टाइम ऑफ মানে सेलिंग। ফিউচারে যদি আমি মনে করি, হ্যালো, हाँ बोल। বলছি ফিউচারে যদি মনে করি যে যখন আমার প্রফিট রয়েছে আমি স্কোয়ার আপ করতে পারবো, হয়ে যাবে স্কোয়ার আপ। यस यस, अगर सेलर मतलब देख, अगर मार्केट में ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू वाले हैं, मार्केट अगर लिक्विड है तो हो जाता है। ज्यादातर केस में निफ्टी फ्यूचर वगैरह में या बड़े बड़े कंपनीज के फ्यूचर में बहुत जल्दी सेटलमेंट हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। बिल्कुल, इसी के लिए तो एक्सचेंज है। एक्सचेंज का काम क्या है, ब्रोकर का काम क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेलिंग कितना हो गया? 125 इंटू 2, 2519 आपका सेल प्राइस। वैल्यू कितना हो गया? 629750। तो सर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था 590 500, और आपका सेल वैल्यू हो गया 629750। कितने का प्रॉफिट हो गया सर? 39,250। कैलकुलेट करके देखो, मिल जाएगा। अब तुमने कितना प्रॉफिट किया परसेंटेज वाइज? 19,625 পার লট। हाँ बोल। 19,625 পার লট। 39,250 टोटल। ठीक है, तो अगर हमें इसका हिसाब लगाओ परसेंटेज में तो क्या बनेगा? 2361 में तुम्हारा बाई था, 2519 में तुमने सेल किया, 5798 तुम्हारा प्रॉफिट है इन स्पॉट मार्केट, है ना? बट द सेम मूव 47 5798 तुम्हारा स्पॉट मार्केट में प्रॉफिट था, लेकिन तुमने यहाँ पर, तुम्हारे पास कैपिटल कितने का था? 1 लाख का था। उसी कैपिटल में से तुमने हार्डली 82,000 यूज किया, और तुमने प्रॉफिट जनरेट किया 39,250। रिमेंबर आवर इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर इज 82,670। हाँ, 82,670, और तुमने स्पॉट मार्केट में इन्वेस्ट किया था 1 लाख। स्पॉट मार्केट में 1 लाख लगा के 5,798 आया था। वही चीज सेम पॉइंट ऑफ व्यू से 82,670 इन्वेस्ट करके तुमने 82,670 इन्वेस्ट करके तुमने 39,250 कमाया। Hence the return has to be calculated. कैसे कैलकुलेट करोगे? 39,250 is your profit. 82,670 is your investment into 100. तो ये आपको कितना प्रॉफिट परसेंटेज देता है? 40, कितना हुआ सुमित? 7%, 47%। কত হলো রে? It's a 47% over 9 days, 9 दिन में हुआ। लेकिन स्पॉट मार्केट में कितना हुआ था? 5.79%। तो फॉर द सेक ऑफ एनुअलाइजिंग, दिस ट्रांसलेट टू एन एनुअल रिटर्न ऑफ 1925%। मतलब अगर 9 दिन का रिटर्न 47 है, तो इसको अगर आप 365 डेज में कन्वर्ट करोगे तो इसका वैल्यू हो जाता है 1925% का प्रॉफिट। एंड विद दिस hopefully I should have convinced you why you short-term traders prefer transactions in future market as opposed to spot market. ऑप्शंस बाद में आते हैं सर, पहले फ्यूचर में तो लपेट लो।
सुमित बोल, बात समझ में आ रहा Yes. है? हाँ दादा बुझेছি বুঝেছি। पहले फ्यूचर को तो लपेट ले भाई, फ्यूचर में क्या दम है तुमको क्या पता। सारा दिन मार्केट में ऑप्शंस ऑप्शन सुनते हो बोल के ऐसा लग रहा है, बट फ्यूचर मार्केट में भी बहुत दम है, और अगर आप कर पाते हो तो आपको मतलब बहुत अच्छा आपको मार्केट स्ट्रक्चर देगा, आप अपने क्लाइंट के लिए भी कर सकते हो। लेकिन अब आपके कुछ बात है, फ्यूचर ऑफर समथिंग मोर देन अ प्लेन वैनिला स्पॉट मार्केट। मतलब नॉर्मल प्लेन वैनिला मतलब किसी भी मार्केट का जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सिंपल फॉर्म होता है, उसे प्लेन वैनिला कहते हैं। याद रखना, प्लेन वैनिला बॉन्ड मतलब सिंपल बॉन्ड, ठीक है। प्लेन वैनिला मतलब नॉर्मल फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सिंपल जो स्पॉट मार्केट है उसे क्या बोलेंगे? प्लेन वैनिला। याद रखना, ये फाइनेंस में यूज होता है। तो फ्यूचर ऑफर समथिंग मोर देन प्लेन वैनिला स्पॉट मार्केट ट्रांजैक्शन। थैंक्स द एक्जिस्टेंस ऑफ मार्जिन यू रिक्वायर ए मच लेसर হ্যালো, अमाउंट। हाँ बोल। বলছি যে এইগুলোর যে পয়েন্ট গুলো রয়েছে না, যে পয়েন্ট গুলো বলছো, তো এইগুলোর কি हम्म, আলাদা নোট নোট আছে কি তোমার কাছে? কোন পয়েন্ট গুলো বুঝলাম না। এই যে কোশ্চেন গুলো বলছো না যে মার্কিং করা রয়েছে, তো এইগুলোর কি আলাদা করে কোনো নোট আছে তোমার কাছে? পুরো বানানো যে এই কোর্সে এই চ্যাপ্টার গুলো থেকে এইগুলো ইম্পর্টেন্ট আছে। हाँ, মানে শর্ट क्वेश्चन आंसर का नोट देंगे ना, उसी में मिलेगा तेरे को। क्वेश्चन आंसर का जो नोट देंगे उसमें मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन आंसर कैलकुलेशन फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है। तो इफ यूर डायरेक्शनल, अगर आपका डायरेक्शनल व्यू ठीक ठाक है, ठीक है, तो मार्जिन जमा करके आप सच में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो और अपने क्लाइंट को भी कमा के दे सकते हो। बट बाय वर्च्यू ऑफ मार्जिन वी कैन टेक पोजीशंस ऑफ मच बिगर देन द कैपिटल अवेलेबल। मतलब बेसिकली सबसे बड़ा सुविधा क्या हो रहा है, जस्ट मार्जिन के कारण हम लोग बिगर पोजीशन ले सकते हैं मार्केट में। हमारे पास कैपिटल कम होगा फिर भी हम बड़ा पोजीशन ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लेवरेज। जैसे आपने रियल एस्टेट के केस में देखा ना, इन केस ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस 1 करोड़ का प्रॉपर्टी आपने 10 लाख में लेके रखा था, सिमिलर। अच्छा, यहां पर हम लोगों ने 5 लाख का टीसीएस फ्यूचर, उसको हमने 82,000 में ले लिया। वही कॉन्सेप्ट है, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी में 10 लाख खर्चा किया, 5 लाख के टीसीएस फ्यूचर में 82,000 का खर्चा किया, और 82,000 खर्चा करके यहाँ पर 39,000 का प्रॉफिट किया, और 1 करोड़ के रियल एस्टेट में ट्रेड करके हमने 25,000 का प्रॉफिट किया। दोनों में ही अच्छा प्रॉफिट है, बट फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट है। ऊपर से कैपिटल का भी कंट्रीब्यूशन काफी कम है। दिस इज कॉल्ड लेवरेज। लेवरेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड सर, दो धारी तलवार है। इफ यूज्ड इन अ राइट स्पिरिट एंड नॉलेज, बार बार बोल रहे हैं सर, लेवरेज कैन क्रिएट वेल्थ, इफ नॉट इट कैन डिस्ट्रॉय वेल्थ। अगर आप लेवरेज को ठीक ठाक से यूज कर सकते हो तो आपको पैसा देगा, नहीं तो आपका पैसा डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। याद रखिए बात। सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, जो कुछ भी हम लोग आज पढ़े उसको समरी करते हैं। स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट ऑलरेडी आपको पता है क्या हुआ है, मैं बस आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं और कुछ नहीं। हमारे पास कैपिटल था 1 लाख स्पॉट मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में भी 1 लाख। हमने स्पॉट मार्केट में बाई किया 15 दिसंबर को, फ्यूचर मार्केट में भी हमने बाई किया 15 दिसंबर को। जब हमने बाई किया स्पॉट मार्केट में भी दाम 2362, फ्यूचर में भी मान के चले कि दाम 2362, सेम मान लिए, थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको देखने में मिल सकता है। इसमें आपने 42 शेयर लिया, इसमें 125 का लॉट साइज था वो लिया, ठीक है। इसमें क्वांटिटी आप अपने मर्जी से चूज नहीं कर सकते फ्यूचर में, ये मार्केट आपको जो बताएगा उस हिसाब से करना पड़ेगा। इसमें मार्जिन एप्लीकेबल नहीं होता स्पॉट मार्केट में। फ्यूचर मार्केट में आपको 14%, कभी 18%, कभी 20% ऐसा मार्जिन आपको अवेलेबल हो जाता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पर लॉट इसमें एप्लीकेबल नहीं है स्पॉट में। फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके देखे थे 2,95,250 फॉर 1 लॉट। इसमें मार्जिन डिपॉजिट एप्लीकेबल नहीं है स्पॉट मार्केट में, बट यहाँ पर आपने 41,335 का मार्जिन जमा किए थे। इसमें आपने कोई लॉट लेने का कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, इसमें आपने एक लॉट की जगह 2 लॉट ले लिए थे। इसमें भी कोई मार्जिन डिपॉजिट नहीं होता है, इसमें आपने 82,000 का मार्जिन जमा कर दिए। इसमें आपने 42 शेयर बाई किया, इसमें आपने 125 करके एक लॉट में टोटल 2 लॉट लिया, 125 पर लॉट,
250 शेयर तुमने बाई कर लिया। इसका बाई वैल्यू है 1 लाख, जितने आपके पास पैसा था उस पे 42 शेयर का जो दाम है। इसमें आपने 125 पर लॉट 2 लॉट 2362 करके 5,95,100 का तुमने बाई कर लिया। लेकिन तुम्हारे पास पैसा उतना नहीं था, फिर भी तुमने बाई कर लिया। जब सेल डेट आया 23 दिसंबर 2000, मतलब 14 दिसंबर से 23 दिसंबर जब आया, अब ये 2014 की जगह 2023 हो जाए 22 हो जाए फर्क नहीं पड़ता, सेम कॉन्सेप्ट है। सेल डेट 23 दिसंबर को भी, इसका भी 23 दिसंबर। इसमें 9 दिन का ट्रेड है, इसमें भी 9 दिन का ट्रेड है। इसमें सेल प्राइस है 2519 पर शेयर, इसमें सेल प्राइस है 2519 पर शेयर। सेल वैल्यू इसमें आपका बन रहा है 1,05,798, इसमें आपका बन रहा है 629,750, 6,29,750। इसमें आपने प्रॉफिट किया 5,798, ये भी अच्छा है, बट इसमें आपने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर लिया 39,250। 9 दिन में अगर आपको इसको एनुअल मतलब 9 दिन का जो आपका प्रॉफिट है वो है 5.79%, इसमें आपका प्रॉफिट है 47%। अगर आप रिटर्न को एनालाइज करते हो तो ये होता है स्पॉट मार्केट 235 और एनुअल फ्यूचर मार्केट 1925% का रिटर्न आपके सामने लगता है। अब आपने पूरा फ्यूचर और स्पॉट मार्केट के बीच का जो बेसिक डिफरेंसेस है और कहां पर क्या होता है पूरा कैलकुलेशन देख लिए। एग्जाम में भी आपको स्पॉट और फ्यूचर के बीच का डिफरेंसेस कैलकुलेशन करने के लिए दे सकता है, रेडी रहिएगा। Although we have discussed about reward of transactions in future, but what about the risk involved? हम लोगों ने क्या मिल सकता है उसके बारे में बात की, बट हम क्या खो सकते हैं? What about the risk? What if the directional view does not pan out as expected? अगर जैसा मैंने सोचा था वैसा अगर नहीं हुआ। To understand both the sides of future trade, we need to understand how much money we stand to make or lose based on the movement in the underlying. This is called future payoff. मतलब कितना पैसा हम प्रॉफिट कर सकते हैं या लॉस में जा सकता है, इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसे फ्यूचर पे ऑफ कहते हैं। बात समझ में आ रहा है सर? अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फ्यूचर पे ऑफ बताऊंगा। ओके, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर पे ऑफ स्ट्रक्चर, इसका कैलकुलेशंस भी समझा दूंगा। ओके, और फिर जाके हम आपको मार्जिन एंड मार्क टू मार्केट एज वेल एज हेजिंग के बारे में बात करूँ। ठीक है, तो ठीक है, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में ही रखते हैं। ओके सुमित, ज्यादातर लोग आज अटेंड नहीं कर पाया, ठीक है, चलो ठीक है सुमित, चलो बाय। ओके बाय, टाटा टाटा।